लोगों के पेट में दर्द हो गया। हमारे लोगों के हाथ से एक झटके में दो चीजें छीन ली और वो सोचने लगे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, जज, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन हो जाएगा। मेरा निवेदन है भाई, या तो फोन बंद कर लें, वरना फोन पे जिसको बात करनी है प्लीज उठ के बाहर चले जाए। तब जातिवादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द हो गया और उसका असर यह हुआ कि जब लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना मानना शुरू किया तो हमारे लोग जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, टीचर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अपने पराक्रम के, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। आज कुछ हटके बात करनी है मुझे, जो मैं हमेशा बोलता हूं उससे थोड़ा सा हटके। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों को इस बात पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका चेयरमैन बनाया, तो उसके जो 7 सदस्य थे उनमें ज्यादातर या तो बीमार थे या अपने व्यवसाय में व्यस्त थे या वो विदेशी दौरों में व्यस्त थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर संविधान को लिखने की अकेले पर जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया। और संविधान के माध्यम से सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार को अपनी जनता के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए संविधान के माध्यम से सरकारों को गाइडलाइन दी है। संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान लिखते वक्त भारत के भविष्य को लेकर एक सपना देखा था और वो सपना था भारत के हर बच्चे को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले। शिक्षा देते वक्त बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो, शिक्षक की दृष्टि में सभी छात्र समान हो, किसी के साथ जाति या धर्म के नाम पर कोई पक्षपात न हो, सबको एक जैसी, एक समान शिक्षा मिले। ये सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा के बाकी सदस्यों ने देखा था। क्या बाबा साहेब का या संविधान सभा के बाकी सदस्यों का या भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का ये सपना पूरा हुआ? आज हम आजादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरा निवेदन है भाई, या तो फोन बंद कर लें, वरना फोन पे जिसको बात करनी है प्लीज उठ के बाहर चले जाए। बाहर बात करके आ जाना, कोई जरूरी बात हो सकती है तो आप बाहर जाके कर लें। तो क्या संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वो सपना पूरा हो गया या वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ जब सर्वे करके देखते हैं तो सर्वे से रिजल्ट ये निकल कर आता है कि आज देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जितने जजेज हैं 99% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। जितने देश के अंदर सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स,
सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर प्रोफेसर्स जो देश का निर्माण करते हैं, जब उनका सर्वे किया गया 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा का स्तर देश में पहले नहीं था। फिर सरकारी शिक्षा को कमजोर क्यों किया गया? सरकारी शिक्षा नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा क्यों दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग 3,500 साल तक जिन्होंने जाति की वजह से देश में गुलामी का जीवन जिया, 3,500 साल तक जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, जो 3,500 साल तक काम करते रहते थे एक दिन में 18-18 घंटे, और काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे। लेकिन संविधान बन जाने के बाद जब वो संविधान की दृष्टि से समान हो गए, जब उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खुल गए और गरीब से गरीब के परिवार के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने लगे, तब जातिवादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द हो गया और वो सोचने लगे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, जज, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन हो जाएगा। फिर उनकी फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? और उन्होंने साजिश रच के हमारे लोगों के हाथ से एक झटके में 2 चीजें छीन ली। वो 2 चीजें क्या थी? वो 2 चीजें वो थी जिन्होंने हमारे 3,500 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारे विकास के रास्ते खोलकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जब हम लोगों को स्कूलों में प्रवेश मिलना शुरू हो गया, हम लोगों को सबके साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलने लगा, तो हमारे लोग पढ़ लिख कर, मेहनत कर बाबा साहब का कहना मानकर, चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली बात कही, शिक्षित बनो, लोगों ने इसको गंभीरता से लिया। लोगों ने कहा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बारे में कोई गलत राय बनाए। और उसका असर यह हुआ कि जब लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना मानना शुरू किया तो हमारे लोग जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, टीचर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अपने पराक्रम के, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। लोगों के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने सोचा कि जो लोग 14-14, 15-15, 16-18 घंटे तक हमारे खेत में और हमारे फैक्ट्रियों में बिना पैसे के काम किया करते थे, 3,500 साल तक जिन्होंने काम के बदले में पैसा नहीं मांगा, जो घर का बचा कुचा खाना उसे मिल गया, उसी से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। वो लोग आज पढ़ने लगे हैं, अफसर बन के हमारे बराबर बैठने लगे हैं, कलेक्टर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, जज बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं। और इसके बनने से घर में कुछ पैसा आने लगा, पढ़ने से बुद्धि आई, ज्ञान आया, और घर में जब पैसा आया तो पैसे से आत्मविश्वास आया, और जब पैसा भी आया और ज्ञान भी आया तो लोगों के अंदर न्याय के लिए बोलने की ताकत आई, अपने हक अधिकार के बारे में बोलने की ताकत आई, और लोगों ने काम के बदले में पैसे मांगने शुरू कर दिए। 8 घंटे से ज्यादा काम कराने पर
ओवर टाइम मांगना शुरू कर दिया, और जो पैसे नहीं देता था उस जमींदार को कह दिया कोई और मजदूर ढूंढ लो, मैं तेरे खेत में काम नहीं करूंगा। उस बड़े जमींदार के पेट में दर्द हो गया कि इसके बोलने की ताकत आ गई। जो हजारों साल से बेजुबान था, बोलता नहीं था, पिटता था, मार खाता था, लेकिन बोलता नहीं था, पैसे नहीं मांगता था, इसके पास ये बोलने की ताकत। इनके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का रास्ता खोल दिया, रिजर्वेशन देकर सरकारी नौकरियों का रास्ता खोल दिया, चूंकि इतना पैसा तो था नहीं कि हम व्यापार कर ले, और व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश 3500 साल तक लगा के रखी। पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश 3500 साल तक लगा के रखी। लेकिन जब ये बंदिश खुली बाबा साहेब के तक प्रयास से, पूरे जीवन के संघर्ष से, और ये संघर्ष शुरू हुआ तथागत बुद्ध से। इंसान इंसान सब बराबर है, सबको इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए, यह बुद्ध से शुरू हुआ। फिर कबीर, फिर संत गुरु रविदास, फिर नानक, फिर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहूजी महाराज, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मंगल कांसीराम साहब से होते हुए ये परंपरा यहां तक पहुंची है। लेकिन आज जिन लोगों के पेट में दर्द हुआ, उन्होंने कहा कि इन बेजुबानों पर जो जुबान मिली है, ये नौकरियों की वजह से मिली है, पढ़ने लिखने की वजह से मिली है, इसलिए अब इनके पढ़ने लिखने का रास्ता बंद कर दो, इनकी सरकारी नौकरियों का रास्ता बंद कर दो। अगर मेरी बात ये सच ना होती तो फिर क्या वजह है? देश की वो कंपनियां जो फायदे में थी, उन कंपनियों को केंद्र की सरकार क्यों बेच रही है? भाई आप लोग कहते हो कि हम मेरिट वाले हैं, जो लोग मेरिट वाले नहीं है उन्होंने देश खराब कर दिया। तो भाई 3500 साल तक तुम्हारे हाथ में सत्ता रही, आजादी के बाद भी तुम्हारे हाथ में सत्ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीट के अंदर सीनियर जो आईएएस होते हैं वो 95% तुम हो, तो उसके बाद भी जितनी बड़ी कंपनियां उनके सीईओ तुम हो, उनके एमडी तुम हो, उसके बाद अगर कंपनी घाटे में जाती है, इसका मतलब तुम लोग मेरिट वाले नहीं हो। इस सच को स्वीकार। मेरिट का पता तो इस बात से चलता कि तुम अपनी काबिलियत से इन कंपनियों को ऊंचाई पर लेकर जाते, लेकिन कंपनियों को घाटे में जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत पहुंचाकर, ताकि इन कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा सके, अपने पूंजीपति दोस्तों को और मालामाल किया जा सके, और जो 85% देश के लोग जो हजारों साल तक शिक्षा से, व्यापार से वंचित रहे, इंसानियत के अधिकार से वंचित रहे, उन लोगों को इन सरकारी नौकरियों से दूर किया जा सके, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म की जा सके। इसीलिए आपने देश की सारी कंपनियों को, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पेट्रोलियम कंपनियां हो, चाहे बैंकिंग कंपनियां हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो, अगर ये सारी की सारी कंपनियां फायदे से घाटे में जा रही हैं, एक एक करके बिकती जा रही हैं, तो इसके लिए तुम लोग देश के गद्दार हो, तुम लोग देश के द्रोही हो। जो लोग धर्म को खतरे में बताते हैं, जो लोग चुनाव आते ही कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, जो लोग समाज के बीच में जाति का जहर घोलते हैं, जो लोग समाज के बीच में धर्म के नाम पर जहर घोलते हैं, जो लोग समतावादी विचारधारा के विरोधी हैं, जो लोग शोषण करने वालों को माला पहनाते हैं, और जो लोग न्याय की बात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो लोग जुल्म करने वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री होकर नहीं दिखाते,
नहीं दिखाते, सही मायने में वो लोग देश के गद्दार हैं। देशभक्त वो है जो संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बनाए, जिसकी नजर में सब लोग समान हो, जो जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश ना करे, जो सबके अंदर प्यार पैदा करे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, जिसके व्यवहार में न्याय हो, जिसके व्यवहार में समता, मैत्री, भाईचारा हो, जिसके दिल में लोगों के प्रति दर्द हो, जिसके हृदय में लोगों के प्रति करुणा हो, जो अपने जीवन के फैसले देश हित में बुद्धि और विवेक से ले, वो सच्चा देशभक्त है। जो सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, सबके लिए सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, ऐसा राजनेता देशभक्त है। और जो जाति और धर्म के नाम पर उत्पात मचाए, लोगों में भय पैदा करे, वो देशद्रोही है। अब समय आ गया है सच को पहचानने का कि आखिर देश की कंपनियों को घाटे में पहुंचाने वाले कौन हैं? देश की कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने वाले कौन हैं? पूरे देश के युवाओं की नौकरी को छीनने वाले लोग कौन हैं? कौन है वो जो नफरत का बीज बो रहे हैं, और कौन है वो जो प्यार का वातावरण पैदा कर रहे हैं? कौन है वो जो सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं? कौन है वो सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस बनाने का रात दिन काम कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा, सरकार क्यों होती है, सरकार कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बड़ा सोच विचार करने के बाद संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बाद, चूंकि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आर्टिकल 33 से आर्टिकल 50 तक संविधान के अंदर राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बाबा साहब ने देश की सरकार और सारी राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन दी है। बल्कि कहा तो था कि इसको आप मौलिक अधिकार बनाओ। महिलाओं को समान अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? क्या इंसान इंसान के बीच में न्याय देते वक्त जज के अंदर जातिगत भावना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन क्या वास्तव में न्याय मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर सीनियर जज करने के लिए लाखों रुपए पर डेट पे चाहिए, लाखों रुपए पर हियरिंग सीनियर वकील को फीस देने के लिए चाहिए। क्या देश के 95% लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो फिर ये कैसी व्यवस्था बनी है? संविधान निर्माताओं ने ऐसे राष्ट्र का सपना नहीं देखा था। सरकार में लोग आने वाले किसी एक पर्टिकुलर जाति और धर्म के फेवर में फैसले लेंगे, लोगों को डराएंगे, वो तो खुद ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति हो, देश के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के अन्य मंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अन्य मुख्यमंत्री हो, या कोई जज हो, सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं किसी जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, मैं बिना किसी भय के अपने पद पे रहते हुए सबके लिए न्याय करूंगा, पॉलिसी बनाते वक्त किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें जो शपथ लेते हैं चुनने के बाद सरकार बनाते वक्त, क्या वो ईमानदारी से अपने शपथ पे खरे उतरते हैं? कैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहिए, स्यू मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए, गरीब से गरीब के व्यक्ति को, मजदूर को, किसान को भी न्याय मिल जाए? क्या ये बात सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? लाखों रुपए की फीस कहां से लाएंगे 95% लोग? चलो 5%, 3-4-5% लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा है कि वो पैसे के दम पर देश के बड़े से बड़े वकील को खड़ा कर देंगे। बाकी के 95% का क्या होगा? क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या संविधान ने व्यवस्था बनाते वक्त ये तय नहीं किया सबके लिए समान रूप से न्याय के अवसर हो, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हो? क्या सरकारें ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी
निभा रही है, ये हमें तय करना पड़ेगा। जब हमें लगा कि हम मंत्री तो बन गए और हमने जो योजना बना सकते थे बनाई, लेकिन आगे क्या? मंत्री पहले भी बने हैं और हमारे जाने के बाद भी बनेंगे। देश में कई राष्ट्रपति बने हैं, अनेकों प्रधानमंत्री बने हैं, अलग अलग राज्यों में अनेकों मुख्यमंत्री बने हैं, हर राज्य में मंत्री बने हैं, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या संविधान निर्माताओं का सपना पूरा हुआ? शिक्षा लोगों को मिल रही है, छिन रही है? बच्चा किसी तरीके से मेहनत मशक्कत करके जब 12वीं में पहुंचता है, बच्चा सोचता मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे IAS IPS बनना है। उसके लिए बिना कोचिंग के पास ही नहीं हो सकता। ये किसने डिजाइन किया एग्जाम? जब रिटन टेस्ट नहीं होता था, वो भी एग्जाम ऐसा जब मेरिट से, परसेंटेज ऑफ मार्क्स से लोगों के एडमिशन हुआ करते थे। क्या उन्हीं छात्रों में से जो अपने अंक के आधार पर जिनका नंबर इंजीनियरिंग में, मेडिकल में आता था, क्या वो काबिल इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बने? आज भी देश के जो काबिल डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, वही हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट नहीं दिया। उनके जो मार्क्स आए थे 12वीं में, उस मार्क्स के आधार पर उनके एडमिशन होते थे। चलिए कोई बात नहीं, कंपटीशन बढ़ा, रिटन टेस्ट तैयार किया गया। तो क्या रिटन टेस्ट जो बच्चा स्कूल का, कॉलेज के अंदर पढ़ता है, क्या उसके पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें से आना चाहिए एग्जाम में, बाहर से आना चाहिए? जब ये रिटन टेस्ट शुरू हुए, मैं आपको आज इतिहास बता रहा हूं, उस वक्त जो बच्चे काबिल होते थे तो 11वीं 12वीं के सिलेबस में से रिटन टेस्ट होता था और बच्चे अपनी काबिलियत के दम पर रिटन टेस्ट में पास होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। किसी को कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर कौन थे वो लोग जिन लोगों ने ये कोचिंग सेंटर शुरू करवाए? और वो कौन लोग थे सत्ता के अंदर बैठे हुए जिन्होंने उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलकर षड्यंत्र करके एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो बच्चा कोचिंग नहीं लेगा वो पास ही नहीं होता, और कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। क्या देश के 95% लोग अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, इसके एग्जाम की लाखों रुपए की कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो ये धोखा हो गया। ये तो आपने एजुकेशन को छीन लिया और उसके बाद भी किसी ने कर्ज पानी करके बच्चे को कोचिंग करा दी। बच्चा मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया, मेडिकल में सेलेक्ट हो गया, अब उसको फीस जमा करनी है एडमिशन के टाइम पर। फीस लाखों रुपए में है, 2-2 लाख रुपए को फीस तुरंत एडमिशन के टाइम पर जमा करनी है, 1 साल की। 1 साल की। क्या देश के 90% परिवार, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, और 99% परिवार, खासतौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के, क्या वो लाखों रुपए की फीस का 1 साल का खर्चा, अगर 4 साल का कोर्स हो गया तो कम से कम 8 लाख तो केवल फीस का खर्चा? क्या हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, 99% परिवार के लोग ये लाखों रुपए की फीस जमा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब हुआ गरीबों से शिक्षा को छीना जा रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने छीनने की व्यवस्था बनाई है, इसको पहचानना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि मंत्री तो बन गए, उसका फायदा क्या है? पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे, क्यों ना अपने समाज को तैयार किया जाए? क्यों ना इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने समाज को एकजुट किया जाए? कुदरत ने जातियां नहीं बनाई, कुदरत ने धर्म नहीं बनाया। अमेरिका में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है। फिर भारत में जातियां कहां से आई है? कौन है जिन्होंने जातियों का निर्माण किया? वो चालाक लोग हैं जो देश के 90% संसाधनों पर काबिज हैं। इस षड्यंत्र को सबको समझना पड़ेगा। इसलिए हमने संकल्प लिया है और तय किया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो
जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। और जिस तरह नफरत का दौर बढ़ रहा है, खासतौर पर धर्म के आधार पर दुनिया के अंदर, और भारत में जाति और धर्म दोनों के आधार पर जिस तरह कट्टरपन बढ़ा है, उस कट्टरपन का इलाज क्या है? जिस तरह कट्टरपन की वजह से लोग मर रहे हैं, सबको समझ में एक दिन आएगा कि सबको एक दिन बुद्ध की जरूरत पड़ने वाली है, बौद्ध धर्म की जरूरत पड़ने वाली है। बौद्ध धर्म भारत से बना, भारत से गया, दुनिया के 56 देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। आज पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह धर्म नहीं है, बल्कि धम्म है, जीवन जीने का मार्ग है, जिसमें कोई जाति का भाव ना हो, जिसमें कोई धर्म का भाव ना हो, जिसमें सबके लिए दया हो, ममता हो, करुणा हो, प्यार हो, प्रज्ञा हो, शील हो, सबके लिए समान नजरिया हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, और सातवें पंचशील। पूरे दुनिया में अगर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है, नफरत के माहौल को खत्म करना है, इंसानियत को शर्मसार होने से बचाना है, बेकसूर लोगों की हत्याओं को रोकना है, तो मार्ग एक ही है, और वो मार्ग है सत्य और अहिंसा का, वो मार्ग है पंचशील का और अष्टांगिक मार्ग का। इसलिए हमने संकल्प लिया है 2025 तक हम भारत और भारत से बाहर 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करवाएंगे, ताकि इंसानियत पैदा हो, ताकि मानवता पैदा हो, ताकि सब लोग एक समान प्यार मोहब्बत से आपस में रह सके। इसीलिए आप हमारे यहाँ देखेंगे जिन महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी हैं, इधर से देखना शुरू करें, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास, बाबा गाड़गे महाराज, बोले ये सब लोग ऐसे हैं पूरे दुनिया के अंदर, अगर इनके जीवन चरित्र को पढ़ाया जाए, उनके मुकाबले पर पूरे दुनिया में बहुत कम महापुरुष निकलेंगे जो उनके उस श्रेणी के हों, जो उस दृष्टि से सोचते हों। तो हमने संकल्प लिया है कि सरकारें तो अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से अपने महापुरुषों को बढ़ाती हैं, उसी की विचारधारा को बढ़ाती हैं, लेकिन हम इंसानियत की विचारधारा को, प्यार की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, समता की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता के भाव को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने ऐसे महापुरुषों को यहाँ उनकी मूर्ति लगाकर, मूर्ति इसलिए नहीं कि पूजा करेंगे, मूर्ति इसलिए है ताकि इनको देखकर इनकी शिक्षाओं को हम अपने अंदर आत्मसात करें, हम इनकी शिक्षाओं को जिए। ये चाहते थे कि इन शिक्षाओं पर अगर इंसान चलेगा तो मानवता का कल्याण होगा, दुनिया में शांति कायम होगी, सबका विकास होगा, सबका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इतने लंबे समय से आप बैठे हैं, आप ये चल कर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।